हम सबको ये सोचना चाहिए, हम लोग किस प्रकार से अपने मुल्क को अमन की दिशा में ले जा सकें, किस प्रकार से अपने मुल्क में भाईचारा फैला सकें, किस प्रकार से एक ऐसा माहौल बना पाएं जिसमें हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ करके उसकी मदद करे। कभी भूल करके भी हमें अफगानिस्तान जैसा मुल्क नहीं बनाना है। ऐसा मुल्क नहीं बनाना है जिसमें लोग एक दूसरे को मारने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, एक दूसरे को मारने का प्रशिक्षण लेते हैं, हथियार उठाने का प्रशिक्षण लेते हैं। युवा पीढ़ी को हमें हथियार नहीं, हमें वैज्ञानिक सोच देनी है। युवा पीढ़ी को हमें लेबोरेटरीज सौंपनी है ताकि वो मानव के कल्याण के नए इक्विपमेंट बनाए। युवा पीढ़ी को हमें एक कुदाल सौंपनी है कि लो आओ पेड़ लगाओ। आप में जोश है, ऊर्जा है, उत्साह है, कुछ करना चाहते हो, आपके हाथों में बंदूक की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में कुदाल की जरूरत है। आप जमीन खोदो, बीज डालो, पेड़ लगाओ, रोज पानी डालो। युवा पीढ़ी को इस तरह के कामों में लगाने की जरूरत है। युवा पीढ़ी के पास बहुत जबरदस्त ऊर्जा है, वो कुछ करना चाहते हैं। युवा पीढ़ी के पास बहुत सारी ताकत है, बहुत जोश है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कहीं कोई उनके हाथ में बंदूक न थमा दे, कहीं कोई उनको अफगानिस्तान की कहानियां न सुना दे, कहीं कोई ऐसी कहानियां उनको न सुना दे कि तुम 10 लोगों का खून करो और तुमको रुपए मिलेंगे। विचलित करने वाले लोग बहुत हैं, युवा पीढ़ी को विचलित करने वाले बहुत हो गए हैं। सावधान करने की जरूरत है। सावधान करिए, हर युवा व्यक्ति को सावधान करिए और दिशा दिखाइए। कौन सी दिशा? अहिंसा की दिशा, गांधी का रास्ता, सत्य का रास्ता, त्याग का रास्ता, तपस्या का रास्ता, अनुशासन का रास्ता। युवा पीढ़ी को अनुशासन के रास्ते पर चलाना है, युवा पीढ़ी को अनुशासन का रास्ता सिखाना है, युवा पीढ़ी को हिंसा के रास्ते से बचाना है, करुणा के रास्ते पर ले जाना है। करुणा के रास्ते पर इस तरह आगे बढ़ाना है कि हर युवा एक दूसरे की मदद करे, हर प्राणी की मदद करे। युवा पीढ़ी को इस तरह के रास्ते पर ले जाना है। हमें युवा पीढ़ी को कहानियां सुनानी हैं, तो वो कहानियां सुनानी हैं जिनमें त्याग की बात हो, जिनमें समर्पण की बात हो, बलिदान की बात हो, देश के लिए न्योछावर होने वाले लोगों की कहानियां हो। कहानी सुनानी है, भगत सिंह की कहानी सुनाओ, बटुकेश्वर की कहानी सुनाओ, राजगुरु की कहानी सुनाओ। कहानी सुनानी है, चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनाओ। अरे कितने अद्भुत लोग थे वो लोग, देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर देते थे। वो रास्ता, वहां पर उनका एक ही मकसद था, देश को बचाना, देश को आजाद कराना। उन्होंने अगर हथियार भी उठाए तो उसका मकसद किसी की हिंसा नहीं थी, उनका मकसद था देश की सुरक्षा, देश के लिए आजादी। तो जहां देश की तरक्की के लिए व्यक्ति सब कुछ कुर्बान कर देता है, उसको हमें सलाम करना है। देश के अंदर अमन को स्थापित करने के लिए अभी हम सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेते हैं तो बड़ी इज्जत के साथ में नाम लेते हैं, आदर के साथ, हमारा सर झुक जाता है। उन्होंने हथियार भी उठाए तो किसके लिए? देश को आजाद कराने के लिए। किस तरह से? हमारे देश के ही युवाओं को जोड़ करके। और इसी तरह हमें आज की युवा पीढ़ी को आज के इस माहौल के अंदर, आज का माहौल गोल्डन टाइम है, अमन का टाइम है, तरक्की का समय है, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। पूरी दुनिया के सामने हम लोग एक आदर्श देश बन रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने हम लोग एक आदर्श कंट्री बन गए। हमारी पॉलिसी सब पूरी तरह से पॉजिटिव पॉलिसीज बन रही है। हम आज उस देश में हैं जहां युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है।
हमें हर युवा को स्टार्टअप शुरू करने के लिए एनकरेजमेंट करना है, ट्रेनिंग देनी है, प्रोत्साहन देना है, हर युवा को मौका देना है। तुम भी अपना स्टार्टअप शुरू करो, छोटा सा स्टार्टअप शुरू करो, बहुत छोटे स्केल से काम शुरू करो, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, अपने बिजनेस को नए रास्ते दिखाओ। हम में से हर व्यक्ति को इनोवेशन को बढ़ावा देना है, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नयापन लाना है। हम में से हर व्यक्ति को इनोवेटिव बनाना है। किस पर्पज से इनोवेटिव? देश की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, अमन और चैन फैलाने के लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सहारा देने वाले। अगर कोई व्यक्ति आगे आए और बोले कि आई वांट टू स्टार्ट ए न्यू स्टार्टअप, आई वांट टू स्टार्ट ए न्यू रेसिपी, मोस्ट वेलकम। भारत के अंदर हर शहर में अनेकों अद्भुत व्यंजन हैं। आप में से हर व्यक्ति एक एक व्यंजन के ऊपर एक एक यूट्यूब चलाए। जैसे कोई बताए पराठे कैसे बनाए जाते हैं, कोई यूट्यूब शुरू करे बोले पुलाव कैसे बनाए जाते हैं, आओ मैं आपको 100 तरह की पुलाव बनाना सिखाता हूं। तो इस तरह के आप लोग चैनल्स भी अपने शुरू करो, तो आप में से हर व्यक्ति के पास करोड़ों लाइक्स आने लग जाएंगे। पूरी दुनिया के लोग आपके यूट्यूब को देखेंगे, पूरी दुनिया के लोग आपके यूट्यूब के दीवाने होंगे। इनकम होगी आपकी अलग, क्रिएटिविटी आपकी अलग नजर आएगी। आपके पास अपनी ऊर्जा को एक पॉजिटिव दिशा में लगाने का एक मकसद बन जाएगा। लोग आपको बुलाएंगे, कोई आपका इंटरव्यू लेगा, कोई आपको लेक्चर देने के लिए बुलाएगा, कोई आपको बच्चों को गाइड करने के लिए बुलाएगा। ये क्रिएटिव वेंचर्स आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है आप में से। भारत में हर शहर में अलग अलग ढंग से कपड़े पहनने की अद्भुत व्यवस्थाएं थी। आप में से हर व्यक्ति एक एक ड्रेस पे यूट्यूब बनाए, कितने यूट्यूब बन जाएंगे। कोई बता सकता है कि साहब जोधपुर में किस तरह से साफा पहना जाता है, कोई बता सकता है कि साहब किस तरह से वहां पर महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, किस तरह से वहां पर उस शहर में इस तरह से लोग श्रृंगार करते हैं, किस तरह से अलग अलग तरह के गहने पहने जाते हैं। सैकड़ों वर्षों की परंपराएं हैं। पश्चिम के पास तो शर्ट पैंट बस, आपके पास तो सैकड़ों सैकड़ों परिधान है। एक एक परिधान पे एक एक वीडियो बना सकते हो। खाली साफा सिखाने के लिए 200 तरह के अलग अलग साफे होते हैं। कोई जोधपुर का साफा, कोई बीकानेर का साफा, कोई जैसलमेर का साफा, अलग अलग ढंग से साफा। वो साफा पहनाना शुरू सिखाए तो भी सैकड़ों वीडियो बन जाएंगे। कोई पान बनाना सिखाए, सैकड़ों तरह के पान हैं, इतने अद्भुत अद्भुत पान। एक व्यक्ति तो ऐसे पान भी बनाते हैं जिसमें पान के साथ में आग, और वो पान और आग साथ में खिला देते हैं। इतने तरह के पान हैं, सैकड़ों तरह के पान। कोई गुलकंद वाला पान बनाता है, कोई इलायची वाला पान बनाता है, कोई किसी तरह का पान बनाता है। उस पर वीडियो बना सकते हो आप। तो ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये आपकी क्रिएटिविटी को नई दिशा दिखा सकती है। आप अपने अपने छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हो। एक नया चैनल शुरू हुआ है आजाद नाम से। वो पूरी तरह से भारत की ग्रामीण संस्कृति को दिखाता है, भारत के गांव को, भारत के छोटे शहरों को, कस्बों को दिखाता है। आप लोग भी उसको उसको उससे प्रेरणा लेकर के अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, जिसमें आपके गांव की लाइफ को, आपके शहरों की लाइफ को, आपके कस्बों की लाइफ को हंसी मजाक, हल्की फुल्की चर्चा के साथ चैनल के रूप में दिखा सकते हो। और आपका चैनल बड़ा लोकप्रिय बन सकता है। आपके चैनल के जरिए आप अपने देश की सेवा कर रहे हो।
अपनी संस्कृति को बचाने के लिए योगदान दे रहे हो। भारत में हर कस्बे के अंदर, हर कस्बे में कोई न कोई अद्भुत कहानी है। उस कहानी को आप अमर बना सकते हो, है ना। हर जिले के अंदर, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। कहीं भोजपुरी है, कहीं कोई भाषा है, कहीं कोई भाषा है। आप किसी एक भाषा को लो, उस भाषा के साहित्य, उस भाषा की विशेषता, उस भाषा की लोकोक्तियां, उस भाषा को कैसे सीखें, इस पे एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। कोई कहे मुझे कुछ करना है तो करो, खूब सारे रास्ते हैं। युवा पीढ़ी कहे मेरे पास समय है, टाइम है, करूं क्या, जोश है, उत्साह है, एनर्जी है, मैं क्या करूं। आंदोलन मत करो, अपनी एनर्जी को आंदोलन में वेस्ट मत करो। कोई क्रिएटिव काम करो, कोई क्रिएटिव काम करो, ऐसा काम जिससे जमाना आपको सलाम करे। और आप कर सकते हो, अद्भुत काम कर सकते हो, एक से एक शानदार काम कर सकते हो। आपको अपनी क्रिएटिव एनर्जी को कहीं किसी दिशा में लगाना है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। क्रिएटिव काम करना चाहो, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, पूछो मत। आप तो बस तय करो और गो अहेड। तो यू डिसाइड, स्पोर्ट्स में भाग लो। हमारे सामने एग्जाम्पल हैं नीरज चोपड़ा के, बिल्कुल साधारण परिवार से भाला फेंक, भाला फेंक में महारत हासिल की। उसके बेस पर उसको सेना में नौकरी मिल गई। सेना में उसको प्रशिक्षण मिला, विदेशी प्रशिक्षक ने उसको तैयार किया, ट्रेन किया, गाइडलाइंस दी, और उसने जम करके अभ्यास किया, जम करके प्रशिक्षण लिया, और अब भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया। और आज पूरी दुनिया के लिए एक सितारा है। जबरदस्त करियर बन गया है उसका, गोल्डन करियर। हम सब के लिए रोल मॉडल बन गया है। कहीं पर भी जाए तो सारी दुनिया उसको सलाम करे। एक मकसद, जोश, जुनून, क्या कुछ संभव है नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। नीरज कुमार की कहानी देखिए, रानी रामपाल की कहानी देखिए। रानी रामपाल, वो लड़की जिसके पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं थी, ड्रेस नहीं थी, साधारण सी लड़की, टूटी हुई हॉकी स्टिक, किसी की फेंकी हुई टूटी हुई हॉकी स्टिक से उसने हॉकी खेलना सीखा। जिसके पास में खाने पीने के पैसे नहीं थे, उसने दूसरों को देख देख करके हॉकी सीखा, और आज भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। थोड़ी सी चूक गई, वरना वो भी इस बार कोई न कोई मेडल जरूर जीत के ले आती। लेकिन उसके जुनून, उसकी कहानी हर एक की जबान पे आ गई। युवा पीढ़ी के पास जोश जबरदस्त है, क्रिएटिविटी जबरदस्त है, हुनर जबरदस्त है। उसको किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दीजिए, सकारात्मक कार्यों में लगा दीजिए। वो जबरदस्त काम करेंगे दोस्तों, जबरदस्त काम करेंगे। और लेकिन ये भी सावधान रहिए, कहीं कोई अफगानिस्तान की जैसी हवा न लग जाए उसको। कट्टरपंथियों ने जिस तरह से अफगानिस्तान को तबाह किया है, कहीं हमारी युवा पीढ़ी को तबाह न कर दे। कट्टरपंथियों ने जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर हर एक युवा के हाथ में बंदूकें थोप दी है, ध्यान रखिए, कहीं ये कट्टरपंथी हमारे देश को उजाड़ न दे। ध्यान रखिए, कहीं पर भी इस प्रकार के कट्टरपंथियों की गिरफ्त में युवा फंसते नजर आए, उनको गाइडेंस दीजिए, सपोर्ट दीजिए, सहारा दीजिए। हालांकि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, सुनेंगे भी नहीं आपको, फिर भी कोशिश करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए
कि बदलो अपने रास्ते को। क्रिएटिविटी का रास्ता चुनो, इनोवेशन का रास्ता चुनो, नवाचार का रास्ता चुनो, साइंस का रास्ता चुनो, टेक्नोलॉजी का रास्ता चुनो। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए काम करो, समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करो। तुम्हारे पास जोश है, उत्साह है, एनर्जी है, बंदूकें छोड़ो, पेड़ लगाओ। हिंसा छोड़ो, अहिंसा अपनाओ। मारना छोड़ो, बचाना शुरू करो। पेड़ों को बचाओ, वनस्पतियों को बचाओ, जंगलों को बचाओ, हमारे इकोसिस्टम को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। हमारे जो पशु पक्षी, ये जो निरीह, इनोसेंट, भोले भाले प्राणी हैं, इनको बचाओ। क्योंकि जिस तरह से हम इनको मार रहे हैं, न ये बचेंगे न हम बचेंगे। युवा पीढ़ी को जोड़ो क्रिएटिविटी के कामों में। गांधी जी कहते थे, हर युवा के हाथ में चरखा थमा दो, उसको अपने हाथ से परिश्रम से पसीना बहाना सिखाओ, अपने हाथ से उसको चरखा चलाने दो, ताकि वो अपना कपड़ा खुद बनाए। अब चरखे का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन बात वही रही है, बात वही है। हर युवा के हाथ में कोई न कोई काम सौंप दो कि ये लो, तुम पसीना बहाओ, अपने जितना अनाज तुम खाते हो उतना अनाज खुद उगाओ, जितने फ्रूट्स तुम खाते हो उतने पेड़ तुम खुद लगाओ। फल खाओ, बीज संभालो, बीज को जमीन में डालो, पानी डालो, बीज को खड़ा करो, पेड़ बनाओ। तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस मिट्टी ने तुमको बनाया है, उस मिट्टी को वापस खड़ा करने का, उस मिट्टी के अंदर हरियाली लाने का, उस मिट्टी में पेड़ लगाने का कर्तव्य अब तुम्हारा है। हमारी युवा पीढ़ी को कबीर की बानी समझाओ, सूरदास की बानी समझाओ, रैदास की बानी समझाओ। जिस महान संत की भाषा समझ में आए समझाओ, उसको समझाओ कि हिंसा का रास्ता छोड़ो, संकीर्णता का रास्ता छोड़ो, तरक्की का रास्ता चुनो, अमन का रास्ता चुनो, मिल करके काम करो, टीम बनाओ, क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए, आपस में मधुर संबंध के लिए। हर व्यक्ति के लिए सबसे प्रमुख ट्रेनिंग होनी चाहिए कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, आपस में कैसे बातचीत करें, किस तरह के शब्द काम में लें, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज काम में लें, एक दूसरे को सम्मान देवें, एक दूसरे को इज्जत देवें, एक दूसरे के साथ में मिठास से पेश आएं। कितनी अच्छी बात कही थी कबीर ने। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, हौरन को शीतल करे, आप शीतल होए। कितनी बड़ी बात है। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एक दूसरे के साथ में संवाद स्थापित कैसे करें, एक दूसरे के जहन में, एक दूसरे के माहौल में खुशियां कैसे फैलाएं, एक दूसरे के साथ में मिठास से कैसे बात करें, बातों ही बातों में मिश्री कैसे परोसें, ये सिखाने की जरूरत है युवा पीढ़ी को। सबसे पहले युवा पीढ़ी को कम्युनिकेशन सिखाना है, उसके बाद में टीम बिल्डिंग सिखाना है, लीडरशिप सिखाना है, इनिशिएटिव सिखाना है, सैक्रिफाइस सिखाना है, सेवा, सर्विस, सेवा सिखानी, सेल्फ कंट्रोल सिखाना है,
इमोशनल कंट्रोल सिखाना है। आज कहते हैं जिस व्यक्ति के पास में ईक्यू, ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट, जिस व्यक्ति का ईक्यू हाई वो ज्यादा सफल होगा। जिस व्यक्ति का ईक्यू हाई वो खूब तरक्की करेगा। ईक्यू मतलब इमोशनल कोशेंट, यानी वो व्यक्ति अपने इमोशंस को सेल्फ कंट्रोल में कर लेता है। वो व्यक्ति अपनी इमोशंस को अपने वश में कर लेता है। तो आप हम सबको कोशिश करनी है युवा पीढ़ी को इमोशनल कंट्रोल सिखाने की, इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन सिखाने की, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, सेल्फ मैनेजमेंट सिखाने की। सबसे बढ़िया मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट यानी छोटी छोटी आदतों से हम अपने आप को कैसे सुधारें। सेल्फ मैनेजमेंट यानी छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को कैसे सुधारें। सुबह उठना है, जल्दी उठें। पेरेंट्स से बात करनी है, रिस्पेक्टफुल बातचीत करें। अपने से बड़ों से बात करनी है, खूब रिस्पेक्ट दें। भोजन करना है, जितनी भूख हो उससे 5% कम करें। भोजन करना है, सात्विक भोजन करें। जीवन शैली, आदर्श जीवन शैली अपनाएं। लोगों के साथ में कैसे बिहेव करना है, बड़े रेस्पेक्टफुली पेश आए। कहीं पर भी जाएं, अगर क्यू है क्यू में खड़े हों, नहीं है तो क्यू बनवाएं। कहीं कचरा फेंकना है तो वेस्ट बैग ढूंढें, उस वेस्ट बैग में डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक को ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। ये छोटी छोटी बातें हैं सेल्फ रेगुलेशन के लिए। सेल्फ रेगुलेशन अगर हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रेगुलरली करेंगे, आदत पड़ जाएगी। फिर सुबह जल्दी उठना आदत बन जाएगी। सुबह रोज योगा करना आदत पड़ जाएगी। सुबह रोज मेडिटेशन करना हमारी आदत पड़ जाएगी। रोज इस प्रकार की छोटे छोटे काम हमारी आदत पड़ जाएगी। तो ये अच्छी आदतें हमें अपने अंदर डालनी है। अच्छी आदतें डाल करके फिर क्या करना है? टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। देखिए, अगर हम अकेले अच्छा काम करेंगे कुछ नहीं होगा। साथी मिल जाएंगे, 1 और 1 11 हो जाएंगे। 1 और 1 11 यानी 1 और 1 2 साथी भी हो गए तो हम मिल करके बड़ा काम कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर पाएंगे धीरे धीरे। और फिर क्या होगा? हम कुछ क्रिएटिव काम ऐसा कर पाएंगे जिससे हमारी डिमांड हो, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, सोसाइटी में हमारी कद्र हो। इकोनॉमिक तरक्की, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम पैसा कमाना तब सीखेंगे जब हम टीम बिल्डिंग के द्वारा कोई क्रिएटिव वेंचर जिसमें जबरदस्त वैल्यू एडिशन कर सके, वो काम करना सीख जाएंगे। वो तब संभव होगा जब पहले हम लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप ढूंढेंगे। ऐसे लोग जो हमारी तरफ पॉजिटिव हो, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो प्रेम, सत्य, अहिंसा, भाईचारे के रास्ते पर चलते हुए देश में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ करके अगर हम एक टीम बना पाए और उस टीम में कोई क्रिएटिव काम करने का प्रपोजल दे पाए और उस टीम में लीडरशिप रोल को हमने निभाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? फिर 1 और 1 11 हो जाएंगे। फिर हम आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। सोसाइटी उनकी कद्र करती है जो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कुछ क्रिएटिव करके सोसाइटी के लिए वैल्यू एडिशन करो, सोसाइटी आपको रेस्पेक्ट करेगी। तो डू समथिंग क्रिएटिव, डू समथिंग आउटस्टैंडिंग, ह्यूज स्कोप इज देयर। हमारा देश स्वर्ग है क्योंकि हम लोग अमन के रास्ते पर चल रहे हैं, शांति के रास्ते पर चल रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम लोग नैरो थिंकिंग के नहीं हैं, हम लोग वैज्ञानिक सोच के हैं, साइंटिफिक सोच के हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने वाले लोग हैं।
हम लोग हर चीज का लॉजिकल एनालिसिस करते हैं, लॉजिकली एक दूसरे चीज को, हर चीज को स्टडी करते हैं और एक दूसरे के साथ में मिलके, पूरा देश एक है, टीम के साथ में काम करने की कोशिश करें तो क्या है, हमारा देश स्वर्ग है। और अगर हम दकियानुसी बन गए, संकीर्ण बन गए, संकीर्ण सोच वाले बन गए, तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए अपने साथियों को एक एक को पकड़ो, तरक्की के रास्ते पर चलो, अमन के रास्ते पर चलो, और हम लोग जल्दी ही पूरी दुनिया की सबसे सशक्त इकोनॉमी बनेंगे, जल्दी ही पूरी दुनिया की सबसे हैप्पी इकोनॉमी बनेंगे। लेट अस विश। थैंक यू ऑल।